हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक नए लेसन के साथ शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आज का लेसन है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हम हिंदी वर्णमाला से शुरू करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, इससे एग्जाम में यूकेपीएससी हो या यूके का कोई एग्जाम हो, उसमें इससे इस वाले चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो हम लोग आज वर्णमाला का चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाषा और भाषा के भेद। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई रहती है उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग वर्णमाला पे। वर्णमाला, अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते थे कि वर्णों का एक क्रम होता है या वर्णों का एक समूह, लेकिन उसको फिर वर्णमाला में नहीं रखते हैं। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम बोले तो क, ख, ग, घ, इस टाइप से, ठीक है। ये एक वर्णों का व्यवस्थित क्रम है जो हमारे वर्णमाला में दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ख, ग, घ, इस तरीके से, लेकिन ये वर्णमाला में नहीं आता है। इसको हम वर्ण समूह कहते हैं, एक समूह। अब हम जानते हैं इसके बाद कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों को हम 2 भागों में बांटते हैं। जो हमारे वर्णमाला में वर्ण है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक है उनमें से स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख से जो हवा निकलती है, यानी जो हम ध्वनियों को उच्चारित करते हैं, तो हमारे मुंह की जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, वो उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन, स्वरों की सहायता से जो वर्ण बनते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन कौन से इनके भेद हैं। अभी मैं बताती हूँ। स्वरों के जो भेद होते हैं, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुप, प्लुप स्वर। स्वर 3 भाग स्वरों के, 3 भेद हो गए, ठीक। अब व्यंजन के 3 भाग होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन फर्स्ट, सेकंड है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन के 3 भाग होते हैं और ये स्वरों के 3 भाग होते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया है। इसको हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। स्वर के बाद, ठीक है, स्वरों का स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। आप लोग हेडलाइन डाल देंगे उनके भेद।
एक भेद है, ये है मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। दूसरा है मुखाकृति के आधार पर प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तीसरा है मोटो में, मतलब हमारा ओस्ट का कौन सा भाग टच हो रहा है, ओस्ट प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो इसमें से पहले हाइड्रोजन डालेंगे आप लोग मुखाकृति में। मुखाकृति के आधार पर ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आता है पहले मुख की आकृति, मतलब हम जब स्वर ध्वनियों को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख की आकृति किस किस टाइप की बनती है। इसकी 4 भेद होते हैं। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है समवृत, चौथा है अर्ध समवृत, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं मुखाकृति के आधार पर। विवृत में मुख अधिक होता है और अर्धविवृत में विवृत से थोड़ा कम मुख होता है और समवृत में कम खुलता है, और जो ये अर्ध समवृत है ये समवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, ठीक है। तो इसके बाद है यहाँ पर है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर हम लोग देखेंगे कि हमारे जीभ का कौन कौन सा हिस्सा उन वर्णों को उच्चारित करने के लिए प्रयोग हो रहा है। अग्रभाग, सेकंड है मध्य, एंड थर्ड है पश्च भाग, ठीक है। ये जीभ के प्रयोग के आधार पर हो गए। अब है ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। यहाँ पर डालूंगा मैं हेडिंग ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो इसमें आता है एक वृत्तमुखी, वृत्तमुखी एंड दूसरा आता है अवृत्तमुखी। इतना आपका होगा। आप लोग इसे अपने नोटबुक में सब इसी तरह नोट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग ये जो भी इनके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं इनको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप लोगों का ये सारा क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ में डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से, और यहाँ से इसे उल्टा बना देंगे ऐसे। क्लियर हो गया। इसके बाद बस इतना ही। यहाँ से बीच से 2 लाइनें काट देंगे, A1 2। ये थोड़ा सा इससे नीचे की तरफ रहने देंगे, इससे इस ट्रायंगल के बीच में 2 लाइनें कट कर देंगे। इतना हो गया। अब हम इनमें वर्णों को संकेत करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर आएगा सबसे पहले अ, ठीक। उसके बाद आएगा छोटी ई, उसके बाद आएगा छोटा ओ। इतना लिख दिया, एकदम बेसिक है ये। अ का बड़ा रूप लिखेंगे हम इसके सीध में, यहाँ पर नीचे आ। ई का बड़ा रूप लिखेंगे हम यहाँ पर सीधे नीचे बड़े ई। ओ का बड़ा रूप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बड़ा ऊ, ठीक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अ और ई से ए बनता है, तो ए और आई वाली सीरीज यहाँ पर आएगी, ए और आई, ठीक। अ और ऊ से ओ बनता है, तो ये वाली सीरीज इधर को आएगी, ओ और आओ, इस तरीके का। और ये वाला आगत वर्ण भी, ठीक है। कंप्लीट, हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हम इनको डिवाइड करते हैं। मैंने कहा था आपको मैंने कहा था यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ये जो ऊपर वाली है लाइन है इसके सीध में लिखेंगे समृद्ध, ठीक। सबसे लास्ट में लिखेंगे विवृत, ये लास्ट वाली लाइन है इसमें लिखेंगे विवृत, विवृत, ठीक। इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग अर्धविवृत, और इस समृद्ध के नीचे लिखेंगे हम लोग अर्ध समृद्ध। क्लियर हो गया है? इस वाली लाइन के आगे ये, और सबसे टॉप वाली लाइन के साइड में समृद्ध, उसके नीचे अर्ध समृद्ध, उसके नीचे अर्धविवृत और लास्ट में विवृत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे समझ आएगा हम लोगों की कौन सा किसके अंतर्गत आता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये लास्ट वाली लाइन ओनली इसको टच कर रही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा इस सीध में विवृत के अंतर्गत, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के आसपास कौन से वर्ण है, ए, अ और औ, तो ये आएगा अर्धविवृत के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टॉप पे। टॉप की जो लाइन है ये वाली समृद्ध वाली, इससे टच एक तो ई है, एक ऊ है, और इसके ऊपर वाला जो ये ऊ है और ये ई है, तो ये चारों वर्ण आएंगे समृद्ध के अंतर्गत, ठीक है। अब लास्ट लाइन बची है ये वाली, इससे टचिंग में कौन कौन से वर्ण है, ओ और ए, तो ये दोनों आएंगे अर्ध समृद्ध के अंतर्गत। कंप्लीट हो गया? सो इजी, बहुत इजी है। आप लोग इसे 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और ये अच्छे से याद भी रह जाएगा। इतना हो गया? चलिए, इसके बाद जो ये ट्रायंगल बना है इसके अगल बगल से ऐसे 1 और 2 दो लाइनें ऐसे खींच देंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्यों खींची, मैं आपको बताती हूँ। इस लाइन के इधर वाले सारे वर्ण जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रभाग टच होगा इनके, ठीक है, तो ये अग्रभाग के अंतर्गत आएंगे, और मध्य में कौन सा पड़ रहा है, ओनली ऑफ, ठीक है। और इसके लास्ट ये वाली लाइन, इसके इधर वाले सारे वर्ण पश्च भाग के अंतर्गत आएंगे, जो जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के बोले थे मैंने, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इजी है, आसान है, आप लोग इसे 2-3 बार बनाओगे तो अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसे डायग्राम बना सकते हो। इसमें से आपके एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ओस्ट के आधार पर तो बताया नहीं, मैं बताती हूँ। ओस्ट के आधार पर, ओस्ट के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। इसमें मैंने बताया था वृत्तमुखी और वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, 2 बताए थे मैंने इसमें। तो हमारे, ठीक है, स्वरों की संख्या होती है 11। अभी बताती हूँ, पहले इनका वो करती हूँ। वृत्तमुखी में जो स्वर आते हैं वो है ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये 4 वर्ण आते हैं वृत्तमुखी के अंतर्गत। आप इसको स्वयं से महसूस कीजिए, ऊ, ओ और आओ। तो इनमें जो ज़्यादा प्रयोग हो रहा है वो होठों का हो रहा है, मतलब हमारे ओष्ठ का हो रहा है, तो ये वृत्तमुखी के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। अवृत्तमुखी मतलब इनके अलावा जो भी स्वर है वो अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपको स्वर। आप लोग सोच रहे होंगे स्वर, अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होते कितने हैं, तो आपको मैं बता दूँ, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करिएगा। हिंदी में पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आएगा, हिंदी वर्णमाला
हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। ये 3 क्वेश्चन। चौथा है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या। अब आप लोगों का जवाब क्या रहेगा? ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका आंसर एक ही है या अलग अलग है। मैं आपको बताती हूँ। इनको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। ये खाली मैं आपको बता रही थी कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताती हूँ आपको पहले। अ इ उ देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो टोटल स्वरों की संख्या है, मतलब मैंने जो क्वेश्चन करा था पीछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती कितनी है, तो ये होती है 13। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा अब पूछेगा आपसे कि हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। औ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी ओ तक आप लोग जानते होंगे कि इन्हें मूल स्वरों में नहीं रखा जाता है। इन्हें हम अयोगवाहक वर्ण कहते हैं। अयोगवाहक वर्ण, ठीक है, ये स्वरों में नहीं आते हैं। तो हम लोग मात्रा के आधार पर देखते हैं कि 10 है। ठीक है, आ की मात्रा ये हो गई, ई की ए और उ की ए, री की ए आई, ये हो गए 10। मात्रा के आधार पर हो गए 10। ठीक है, इनको अयोगवाहक वर्ण कहते हैं। इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है, मूल स्वरों में नहीं गिना जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया था मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। मूल स्वरों की संख्या में पीछे क्वेश्चन करा था, तो उसकी जो संख्या होती है 11 होती है। ठीक है, मैंने जो सबसे पहले बात करती कि स्वरों के 3, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। ये जो 3 वेदों की मैंने बात करी थी, इसमें हम देखते हैं इनको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ह्रस्व, स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, ये हम कैसे पहचानेंगे? ह्रस्व मतलब होता है ह्रस्व स्वर की बात करती हूँ, मतलब जिन वर्णों को किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है। ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व मतलब छोटा, तो अ,
जो किसी की सहायता या किसी किसी वर्ण के मिलने से नहीं बना है। अ, ई, उ और रे। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दीर्घ। इसके बाद जो बाकी बचे हैं 7 वो दीर्घ हैं। ठीक ठीक। अब इसमें भी आता है कि सजातीय दीर्घ वर्ण और विजातीय दीर्घ वर्ण। दीर्घ इसमें 2 आते हैं, सजातीय वर्ण, विजातीय। विजातीय स्वर और सजातीय स्वर। ठीक है। ये दीर्घ स्वरों में आता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? एक, आधा, ई और उ और बाकी सब। तो सजातीय जो दीर्घ स्वर है वो है, एक तो हो गया आ, ई और उ, ये सजातीय दीर्घ स्वर है। और विजातीय कौन से हैं? ये वाले। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। बोले थे मैंने 3 प्रकार के, मूलतः 3 प्रकार के। पहले मैं व्यंजनों का एक वर्णमाला में वो करती हूँ। तो ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। 3 प्रकार बताए थे मैंने, स्पर्श, अंतस्थ और उष्मीय। ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है। इसके बाद लिखूंगी मैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक। इनको कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है। क्योंकि इनसे, इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो गर्माहट निकलती है, उसमें ऊष्मा निकलती है हमारे मुख से। आप लोग खुद बोल के भी देख सकते हो, श, श, ह। तो एक ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और यह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर एक दूसरा भी आता है, ये वाला श आता है। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये ऊष्मीय व्यंजन हो गया। ठीक है। अंतस्थ मतलब ना तो ये स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ना ही पूरी तरीके से व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, तो इनको इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। और
ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटा इस तरीके से लिख दीजिए। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब स्पर्श अंतस्थ ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका उच्चारण स्थान देखेंगे हम, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान देखेंगे हम लोग इनका उच्चारण स्थान देखेंगे, ठीक है। ठीक, क वर्ग जो है वो कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? ये क वर्ग मतलब क के श्रेणी वाले सारे वर्ण, ठीक है। क ख ग घ ग, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? जब इनको उच्चारण करते हैं कंठ मतलब कंठ, कंठ, कंठ वर्ण, ये कंठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। च वर्ग है, ये कहाँ से उच्चारित होता है? इनको तालव्य, तालव्य, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से, मतलब ये तालव्य वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, तालु से इनको उच्चारित किया जाता है, ठीक है। और ट वर्ग है, इन्हें हम कहाँ से उच्चारित करते हैं? मूर्ध, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं इनको, ठीक है। ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ट और मतलब ट के लिए पूरे वर्ण, ठीक है। ट ठ ड ढ, आप लोग उससे उच्चारित भी कर सकते हो। त वर्ग है, ये कहाँ से बोला जाता है? दंत से, इनको दंत्य वर्ण भी कहते हैं, सॉरी दंत्य वर्ण, इनको दंत्य वर्ण भी कहते हैं। ये प वर्ग है, इनको ओष्ठ, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान 5 ही होते हैं, लेकिन कुछ वर्ण कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और इस तरीके से उच्चारित होते हैं, तो इनको छह में उच्चारण स्थान 6 माने गए हैं। दंतमूल या वत्स कहते हैं। इनका भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं हम लोग, इनमें अलग अलग है। इनमें यहाँ पर लिखते हैं य र ल व, ठीक है। और स नहीं, इनको यहाँ लिखे जाते हैं। इन वर्णों को मैं इनके साथ रखती हूँ, क्योंकि ये अलग अलग, ये जो सीरीज है वो एक ही उच्चारण स्थान से नहीं बोली जाती, अलग अलग स्थान से बोली जाती है, इसलिए इनको मैं इन्हीं के वर्णों में रखती हूँ, ठीक है। य र ल। अब जो कंठ से बोले जाते हैं ये लोग, य, और इनमें से कंठ से जो बोला जाता है वो एक है ह, ठीक है। यही य बोला जाता है तालु से, य। जो ये ये वाला स है, ये भी बोला जाता है तालु से, ताला भी श भी कहते हैं इसको। और एक आता है वत्स, दंतमूल, दंतमूल, इसमें आता है आता है दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ से व बोला जाता है दंतोष्ठ से, ठीक है। और ये वाला श बोला जाता है मूर्धा से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और जो ये लास्ट वाली सीरीज है
इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये नाक से अधिक बोले जाते हैं। एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं नासिक, इसलिए इसको ध्यान रखना होगा आप लोगों को। इन्हें नासिक वर्ण भी कहते हैं, मतलब नाक से अधिक बोले जाते हैं। म, न, ग, न, ठीक है, तो इन नासिक वर्ण भी कहते हैं इनको। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रयत्न मतलब प्रयत्न प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का विभाजन किस किस प्रकार से किया गया है। तो प्रयत्न मतलब इन वर्णों को उच्चारित करने के लिए कितनी श्वास की मात्रा लग रही है या कितना यत्न लग रहा है। उच्चारण के समय इन वर्णों में कितनी श्वास की मात्रा लग रही या कितना यत्न लग रहा। ठीक है, तो इसमें आते हैं दो प्रकार, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, दो भागों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब श्वास की मात्रा कम निकल रही है और महाप्राण मतलब श्वास की मात्रा अधिक निकल रही है। तो ये हमारे जो ये वर्ग में डिवाइड किया है मैंने, इसमें से हम देखते हैं कि अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण मतलब कम श्वास निकल रही है। आप लोग अपने मुख से उच्चारण किए वर्णों को क ख, ख में अधिक आ रही है, क में कम आ रही है, क ख ग घ ग, यानी पहला तीसरा और पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का, यानी 5 वर्ग है, इनमें से किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ठीक है, क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और किसी भी वर्ण का किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण में आएगा। ये तो हो गया कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, आप लोग स्वयं से उच्चारित कीजिए, जैसे च छ में अधिक ऊर्जा लग रही है या छ में अधिक श्वास निकल रही है, जैसे च छ ज झ य। ठीक है, इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि कौन से वर्ण किस में आते हैं। उसके बाद हम लोग इनको डिवाइड करेंगे इनमें। ठीक है, इनमें जो ये है श श और ह, ये आएगा महाप्राण में। ठीक है, यानी ऊष्म व्यंजन, पहला दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, और य र ल व ये आएंगे अल्प प्राण में। पहला किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और प्लस में क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर इसमें आता है सघोष और अघोष वर्ण। ठीक है, अब हम लोग इन वर्गों को इसमें देखते हैं। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आएगा। किसी भी वर्ग का
पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। और सघोष में क्या आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसके बाद आएगी बारी इनकी, य र ल व, ये किस में आते हैं, उसमें, ठीक है। प्लस य र ल और व, ठीक है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य र ल व, ठीक है। ये सघोष वर्णों की श्रेणी में आता है। और इसके बाद जो हमारा है ऊष्मीय व्यंजन, श में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस श, स और स, ह किस में आता है, ये आएगा सघोष में। कितना कंप्लीट हो गया होगा आपका, आशा करती हूँ। अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, य र ल और व। ये जो र है इसको क्या कहते हैं, लुंठित, लुंठित वर्ण। ल को क्या कहते हैं, ल। व को कहते हैं अर्धस्वर। ये आप लोगों ने नोट करना है। इसमें आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा आता है, एक सीरीज आती है, च, छ, ज, झ और य। द्विगुण व्यंजन, इसमें आता है न और ये है द्विगुण व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। श्र और ये संयुक्त व्यंजन इसलिए है कि ये स्वरों और व्यंजन से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो श्र है वो ये वाले स प्लस र से मिलकर बना है। ये है श मूर्धन्य स प्लस, सॉरी इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इसमें दो तो एक स्वर और दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क प्लस मूर्धन्य स, ठीक है। और इसके बाद आता है त प्लस र, इसके बाद आता है ज प्लस य, ये ज्ञ है, ठीक है। जो ये वाला श है ये पहला भी स प्लस र से मिलकर बना है, और जो ये वाला अक्षर है ये क प्लस मूर्धन्य स से बना है, और ये जो त्र है ये त प्लस र से बना है, और ज्ञ है ये ज प्लस य से मिलकर बना है। तो इसमें दो व्यंजन है और एक स्वर है, ठीक है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन गुच्छ और व्यंजन, इसमें द्वित्व व्यंजन मतलब दो व्यंजन एक साथ है, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा